बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। वेरिएशंस इसका नाम है, यूनिट नंबर 3 है हमारी बुक का। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये चैप्टर है उसका कैसी कंट्रीब्यूशन होती हैं। अब इतना तो हमें याद है कि हमारा जो बोर्ड का पेपर है वो एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन पे मुश्तमिल होता है। एक एमसीक्यूज इस चैप्टर में से लिया जाएगा और वो 1 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चंस है वो 3 शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से लिए जाएंगे। तो हर शॉर्ट क्वेश्चन चूंकि 2 मार्क्स का होता है तो मेरे पास 6 मार्क्स इसके बन जाएंगे। एक लॉन्ग क्वेश्चन लिया जाएगा और 4 मार्क्स का होगा और ये 4 मार्क्स। और अगर मैं इनको टोटल करूं तो ये मेरे पास 11 मार्क्स हैं जो इस चैप्टर में से आपका पेपर बनेगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको याद करा दूं, जो क्वेश्चन यूनिट नंबर 3 है ये बेसिकली मेरा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 होगा और लॉन्ग क्वेश्चन 6 में ये ए वाला पार्ट होगा, जबकि जो बी वाला पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 4 में से लिया जाएगा। ए वाला पार्ट चैप्टर नंबर 3 में से लिया जाएगा। वेरिएशन बेसिकली अगर मैं इसका बहुत एक सिंपल आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँ तो सिर्फ मैं इतना ही बोलूँगा कि किसी चीज़ के बढ़ने या कम होने की जो वजूहात होती हैं वो हम वेरिएशंस के चैप्टर्स के अंदर या इस कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट करते हैं, वहाँ पे हम इसको डिस्कस करते हैं। अब अगर इसकी थोड़ी सी मैं इसकी बेसिक चीज़ों की तरफ देखूँ तो वेरिएशन बेसिकली लिंक कर देगी हमारी रेशो के साथ, ठीक है। देन ये प्रोपोर्शन के साथ लिंक कर जाएगी, और नेक्स्ट अगर मैं इसमें रेशो को सिंबॉलिकली आपको पता है हम 2 कॉलम्स लगा के और प्रोपोर्शन को हम यूं जो है डिनोट कर देते हैं। अब रेशो बेसिकली कंपैरिजन होता है 2 अलाइक क्वांटिटी का, जबकि जो प्रोपोर्शन होती है वो इक्वलिटी बिटवीन 2 रेशोज होती है। अब अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मेरे पास मैं लिख देता हूँ कि एक बंदे के पास 40 रुपये हैं और दूसरे के पास 60 रुपये हैं, ठीक है। तो अगर दोनों के पास रुपीस की फॉर्म में ये चीज़ होगी तो तब मैं इनको आगे फर्दर रेशो के अंदर लिंक कर सकता हूँ, यानी कंपैरिजन कर सकता हूँ। तो जब मैं कंपैरिजन में जाऊँगा तो तब ये जो इसका यूनिट है कि किसी काम का भी नहीं होगा। हाँ, अगर एक बंदे के पास रुपीस की फॉर्म में पैसे हैं और दूसरे बंदे के पास डॉलर की फॉर्म के अंदर है तो तब उनका कंपैरिजन नहीं हो सकता। फिर तब उनके दरमियान ये रेशो के रिलेशनशिप को क्रिएट करना भी रॉन्ग हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे हमने सिर्फ एक बात को ध्यान में रखना है कि अगर एक क्वांटिटी जो सी है उसका यूनिट एक है तो वही यूनिट दूसरी क्वांटिटी का भी होना चाहिए। अब ये आगे प्रोपोर्शन के अंदर जब ये चीज़ें जाती हैं तो वहाँ पे फिर 2 क्वांटिटीज आपस में रिलेट कर रही होती है। मसलन कैसे मैं कहता हूँ 3 किलो अगर मैं कोई चीज़ खरीदने जाता हूँ, मैं 3 किलो चीनी खरीदता हूँ तो उसके मैंने 180 रुपये दिए हैं, ठीक है। तो मैं जब 8 किलो चीनी खरीदूंगा या मैं अभी 10 kg कर देता हूँ तो मैं उसके 600 रुपीज़ दूंगा। तो अब जब मेरी एक क्वांटिटी से दूसरी क्वांटिटी की तरफ जाता हूँ, जैसे यहाँ पे देखो केजी से मैं केजी की तरफ गया
तो ये केजीज आपस में कंपैरिजन होंगे और यहाँ पे ये उनकी जो प्राइस है ये कंपैरिजन होगी। अब ये कंपैरिजन कैसे होती है? अब देखो यहाँ पे एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ गई है, तो इस किस्म की वेरिएशन को फिर हम क्या कहते हैं, ये इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट जाके डिस्कस करेंगे। तो अभी आज जब मैं फर्दर मूव जब करूँगा तो मैं रेशो की सिंप्लीफिकेशन जो होती है वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने ऊपर आपकी एग्जांपल लिखी है 40 रेशो 60, तो देखो मैं इसको सिंप्लीफाई जब मैं करूँगा तो कैसे करूँगा? सबसे पहले मैं 0 को 0 से कट कर दूँगा, ठीक है? तो मेरे पास 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पे आप ये भी कह सकते थे कि हमने इसको डिवाइड कर दिया है 10 से, ठीक है? इसी तरह नेक्स्ट अब देखो तो मैं इसको डिवाइड कर दूँगा 2 से, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 रेशो 3। तो ये मेरे पास रेशो की सिंपलेस्ट फॉर्म है। कभी भी रेशो को हम कंपाउंड फॉर्म के अंदर नहीं रहने देते। हमेशा हम उसको इस फॉर्म के अंदर ले आते हैं कि वो मज़ीद रिड्यूस ना हो सके या मज़ीद उसकी सिंप्लीफिकेशन ना हो सके। अब नेक्स्ट अगर मैं इस रेशो को देखूं तो मैं इसकी रिप्रेजेंटेशन वाइज इसको बहुत ज़्यादा तरीक़ों से लिख सकता हूँ। जैसा कि टी 2:3 है तो मैं इसको 2/3 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो ये एक इसका मेथड हो गया। इसी तरह अगर मैं कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल करना चाहूँ तो मैं इसको 2/3 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये भी एक इसी को ये दोनों का मतलब एक होगा, ठीक है? इसी तरह तीसरा एक तरीका मेरे पास ये होगा कि मैं लिख दूँ 2 × 1/3। तो ये भी रेशो को अगर आप इस रेशो को चाहे इसके अंदर यूँ लिख लो, चाहे यूँ लिख लो या चाहे यूँ लिख लो, तीसरा और इसको सिखाने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि डिफरेंट सिचुएशन के अंदर डिफरेंट किस्म की सिंप्लीफिकेशन को यूज़ करना हमारे लिए आसानी हो जाती है। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं अलजेब्रा की फॉर्म में कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें लिख देता हूँ, मैं लिख देता a⁶ रेशो b⁴, ठीक है? तो अब अगर मैं इसको यूँ भी लिख लेता जैसा कि जो मेरा पहले वाला तरीका है, तो इसके मुताबिक भी ये इसकी सिंप्लीफिकेशन ईज़ी से हो जानी थी। यानी ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर मैं एक्सपोनेंट लॉ लगा के इसको सॉल्व कर सकता था। हाँ, अगर यही चीज़ कुछ इस तरह से लिखी होती a⁶ रेशो b/a², तो अब अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखता तो देखो मुझे इसको यूँ लिखना पड़ता। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गई है। सॉल्वेबल तो है, हम इसको हल भी कर सकते हैं, मगर हमें एक ऐसी सिचुएशन चाहिए होती है जो हम आसानी से समझ सकें। तो फिर मैं इसको यूँ लिखने की बजाय मैं यूँ लिख दूँगा a⁶ डिवाइडेड बाय b/a²। अब यहाँ पे मुझे चीज़ों को समझने में आसानी आ गई। अब कैसे? अब देखो, फर्स्ट टर्म को तो मैं यूँ ही छोड़ दूँगा, इस डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दूँगा, तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो आगे वाली जो हिस्सा है उसके ऊपर पड़ेगा, तो उसका फिर मैं रेसिप्रोकल ले लूँगा। ये नीचे वाली रकम ऊपर और ऊपर वाली रकम नीचे चली जाएगी। तो हम हमेशा ही यूँ करते हैं। तो अब देखो, अब इसको हल करना, इसको सिंप्लीफाई करना ज़्यादा आसान हो गया। तो ये हम अपनी सिचुएशन को देख लिया करेंगे कि अगर मैं रेशो को कन्वर्ट करके किसी और फॉर्म के अंदर लिख रहा हूँ तो वो कौन-कौन से हो सकते हैं। क्या मैं ये वाला तरीका यूज़ करूँगा, ठीक है, पहले वाला जो मैंने आपको बताया है, या मैं ये दूसरा वाला तरीका यूज़ करूँ, या मैं ये तीसरे वाला तरीका यूज़ करूँ। तो अब इस चीज़ को आपने अपने ज़हन में रखना है। ये हमारे लिए बहुत अहम चीज़ हो जाएगी समझने में, याद रखने में और क्वेश्चंस को आगे मज़ीद सॉल्व करने में। ठीक है? तो नेक्स्ट फिर इंशाअल्लाह जब इस किस्म की प्रॉब्लम्स आएँगी तो फिर मैं आपको ये सारी चीज़ें रिकॉल भी करवाऊँगा और आपको बताऊँगा भी कि हमने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर के अंदर ये चीज़ें पढ़ी थी।
नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन है। अब ऊपर रेशो की सिंप्लीफिकेशन और आगे उसकी जो कन्वर्जन है या अभी सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन है, ये मैं आपको इसलिए आपके साथ ये चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ कि जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो उसमें ये सब चीज़ें आएंगी। तो मैं नहीं चाहता कि वहाँ पे मैं बार-बार हर चीज़ को अलग एक्सप्लेन करूँ, तो मैं आपको वो सारे कॉन्सेप्ट पहले दे रहा हूँ। तो आप भी अपने ज़हन में ये चीज़ें अगर रखोगे तो आपको ये चीज़ें समझने में आसानी रहेगी। अब मैंने यहाँ पे 3 किस्म की एग्ज़ाम्पल ली है। अब देखो, यहाँ पे मेरे पास बड़े ये एक फ्रैक्शन है, ठीक है? इसके ऊपर कुछ टर्म्स हैं और इसके नीचे कुछ टर्म है। जबकि यहाँ पे जो मेरी प्लस का साइन है वो फ्रैक्शंस के दरमियान में आ गया है, ऊपर कोई प्लस माइनस नहीं है, जबकि यहाँ पे कोई प्लस माइनस है ही नहीं है। तो अब आपको याद होगा मैंने आपको जो टर्म की डेफिनेशन बताई थी, तो जो टर्म है वो मेरे पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल की वजह से क्रिएट होती है। तो इसका मतलब है यहाँ पे एक ही फ्रैक्शन है, उसके ऊपर और नीचे कुछ टर्म्स है। जबकि यहाँ पे देखो, इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास 3 अलग-अलग फ्रैक्शंस हैं, ठीक है? यानी 3 अलग-अलग टर्म्स हैं। तो ये पहला हिस्सा हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा। जबकि यहाँ पे इसमें सारे हिस्से को एक ही हिस्सा मानूंगा। जबकि तीसरी शेप भी जो सी है वो सारे का सारा एक ही हिस्सा मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई प्लस माइनस नहीं है, ठीक है? तो ये सारी की सारी एक ही फ्रैक्शन है। अब दोबारा यहाँ पे फिर मैं एक्सप्लेन कर दूं, ये जो प्लस है, ये प्लस इसको इस फ्रैक्शन को और इस फ्रैक्शन को दोनों को अलग कर देता है, तो इसको फिर मैं अलग से डील करूंगा, इसको मैं अलग से डील करूंगा। अब आगे हमने अगर इस किस्म की सिचुएशन आ जाती है तो फिर हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, तो अब वो देखो। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा, मेरे पास ये फ्रैक्शन आ गई, तो ये स्केयर है, तो मैं करूंगा b का स्केयर और k का स्केयर आ जाएगा, प्लस d का स्केयर, k का स्केयर, f का स्केयर, k का स्केयर, b स्केयर, d स्केयर, एफ स्केल। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे बी को बी कैसे कट कर दूं, ये हमारे पास मिस्टेक हो जाएगी। कभी भी जब सिंगल फ्रैक्शन होगी और हमारे पास ऊपर और नीचे टर्म्स हैं, अब देखो ये लफ्ज मेरा याद रखना, सिंगल फ्रैक्शन है और ऊपर और नीचे टर्म्स है, तो हमेशा हम पहले कॉमन लेंगे और देन फिर कैंसिलेशन की तरफ जाएंगे। तो अब नीचे से तो देखो कोई चीज कॉमन नहीं निकल रही, मगर ऊपर मेरे पास हर टर्म के अंदर के स्क्वायर है, तो देखो मैं के स्क्वायर कॉमन लूंगा, तो फिर अंदर ब्रैकेट के मेरे पास बच जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जबकि नीचे भी मेरे पास आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। अब अगर आप देखो तो ये सारे का सारा हिस्सा इससे काटा जाएगा, हम अलग अलग नहीं काटेंगे। ये वाला तरीका जो अभी मैं कर रहा हूँ ये रॉन्ग हो जाएगा, ये सारे का सारा हिस्सा हमने इसी तरह काटना है, क्योंकि ये पूरे का पूरा हिस्सा इससे काटा गया। अलग अलग जो यूनिट है उसको हम नहीं कट करेंगे, तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का जो मेरा आंसर है वो के स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका जो नेक्स्ट जो चीज है वो मैं यहाँ पे जाऊंगा सबसे आखिरी वाली टर्म के ऊपर। अब यहाँ पे देखो, क्या मैं यहाँ पे कॉमन लूं, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे कॉमन नहीं लेना तो आप सही सोच रहे हो, मगर अगर आपके ज़हन में ये आया कि हम इसमें से भी के कॉमन लेंगे तो बेटा ये आपने गलत सोचा है। तो आपकी गलत, फिर उसको हम करेक्ट कैसे करेंगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दिया था कि जो कॉमन है वो हम अमंग्स द टर्म्स लेते हैं, टर्म्स में से किसी चीज को कॉमन लिया जाता है। ना तो ऊपर कोई टर्म है और ना ही नीचे कोई टर्म है, यानी ऊपर भी सिंगल टर्म है नीचे भी सिंगल टर्म है। अगर प्लस माइनस होता, जैसे ये देखो ये प्लस है नीचे प्लस है, तो तब मैं कॉमन लेता। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमें कुछ भी कॉमन लेने की जरूरत है, तो फिर यहाँ पे मैं सीधा सीधा कट कर सकता हूँ। देखो जैसे ये जो बी है इस बी से कट हो गया, ये जो डी है इस डी से कट हो गया, और ये जो एफ है वो इस एफ से कट हो गया। हाँ यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे मैंने सब यूनिट्स को इकट्ठा कट किया था क्योंकि ये सारे का सारा एक ही हिस्सा है, जबकि यहाँ पे अलग अलग मैंने कट कर दिया क्योंकि बी हमारे अलग बी यूनिट से कट गया, डी कट गया। अब मेरे पास 3 के बचे, के, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, तो मैं लिखूंगा। अब मैं जब नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन करूंगा तो ये मेरे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक के क्यूब आ जाएगा।
अब जब मैं इस यूनिट की सिंप्लीफिकेशन करूँगा तो यहाँ पे देखो ये वाला प्लस जोन्स है वो इन दोनों हिस्सों को अलग-अलग कर देता है, तो इसको फिर हम अलग अपने ज़हन के अंदर रख के सॉल्व करेंगे और इस हिस्से को हम अलग करेंगे। तो अब देखो मैं एक दफ़ा इसको ज़रा दोबारा लिख दूँ क्योंकि ऊपर मैंने वो लिखा है तो उससे कन्फ्यूजन ना हो जाए। प्लस df तो ये मेरे पास आ जाएगा बी के। अब तो सबसे पहले हम पहले वाले हिस्से को देखते हैं, देखो जिसको मैं येलो कलर कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसमें क्या करूँगा, मैं देखूँगा कि क्या ऊपर कहीं प्लस माइनस तो नहीं है? नहीं है, इसका मतलब कॉमन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये फिर बी से काटा गया और ये डी से काटा गया, तो 2 के यहाँ पर बच गए। अब सिंप्लीफिकेशन ये जो ब्लू कलर वाला हिस्सा होगा, ठीक है, तो अभी उसका देखो ज़रा, तो यहाँ पे भी देखो ये डी जो सा डी से काटा गया और एफ से काटा गया, तो पहले मैं ये वाला प्लस लिखूंगा, फिर ये 2 के मेरे पास बच गए। प्लस नेक्स्ट जो सा ग्रीन कलर वाला हिस्सा आ जाएगा, इसकी सिंप्लीफिकेशन आएगी, तो अभी यहाँ पे भी ये जो मेरा एफ से काटा जाएगा, बी से काटा जाएगा, तो मेरे पास 2 के बच जाएंगे। तो अब ये दोनों के स्केयर हो जाएगा, प्लस के स्केयर हो जाएगा, प्लस के स्केयर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो प्लस वाला प्रोसेस है, तो 3 के स्केयर हैं, तीनों प्लस होकर मेरे पास आ जाएगा 3 के स्केयर। तो अब देखो ये जो फ्रैक्शन की सिंप्लीफिकेशन मैंने आपको समझाई है कि नेक्स्ट जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा अहमियत होगी। वहाँ पे आपको ये देखना है कि आपने किस तरह की सिंप्लीफिकेशन लेनी है, क्या कॉमन लेके कट करना है या बगैर कॉमन लिए करना है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपके लिए ज़रूरी होंगी। तो कभी भी आपको क्वेश्चन गलत होता है तो आप वापस इस हिस्से को आके देखो, इस सिंप्लीफिकेशन को आके देखो, तो वहाँ से इंशाअल्लाह फिर आपको अपनी मिस्टेक का खुद ब खुद पता चलेगा। मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें लिखी हैं, मे बी आपके क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा सिंप्लीफाई चीज़ें मौजूद हों। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो मेरे पास 3.6 एक्सरसाइज है, तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स है हमारे पास। तो स्टेप 1 ये है, टेक द गिवन रेशो, जो फ्रैक्शन हमें गिवन होंगे उसको आपने के कांस्टेंट के इक्वल लेना है, क्योंकि हम के मेथड को पढ़ रहे हैं तो इसलिए मैं उसको के इक्वल लूंगा। हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वहाँ से फिर हमें मेरे पास ए और सी की वैल्यू मिल जाएगी और एफ की भी मिलेगी अगर वो थर्ड रेशो वहाँ पे मौजूद होगी, और अगर नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो ए सी और एफ की वैल्यू होंगी इनको हम अपने जो क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के अंदर पुट करेंगे, स्टेप 3 के अंदर सिंप्लीफिकेशन करेंगे और हम देखेंगे कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाएगा, यानी यहाँ पे हमारे पास एक आइडेंटिटी सिचुएशन बन जाएगी। नेक्स्ट के मेथड क्या है? अब ये वो रेशो है जो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, प्रोपोर्शन जो सी है, ठीक है, एक रेशो ये और एक रेशो ये प्रोपोर्शन उसकी इक्वालिटी क्रिएट कर देगी। तो जब मैं इसको के की इक्वल लेके इस तरह ए की और सी की वैल्यू निकालूंगा और वापस उनको क्वेश्चंस के अंदर पुट करूंगा और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो मेरा आंसर आएगा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड का जब साइड इक्वल आएगा तो तब फिर वो मेरा के मेथड प्रूव हो जाएगा। अब मेरे पास 3.6 एक्सरसाइज है, सारे के सारे जो क्वेश्चन नंबर 1 है पार्ट्स हैं जितने भी उसके, या क्वेश्चन नंबर 2 है उसके भी जितने भी पार्ट्स हैं, इन सब के ऊपर हमने के मेथड अप्लाई करना है। तो मैं आपको 2 मेजर कॉन्सेप्ट ऊपर बता चुका हूँ। सबसे पहला मेरी रेशो की सिंप्लीफिकेशन और उसकी कन्वर्जन कैसे होती है। दूसरा स्टेप जो दूसरी चीज़ है वो मैंने आपको बताई कि मैंने जो फ्रैक्शन की सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है, उसको मैंने कैसे करना है। अब अगर देखो हम मैं अपना क्वेश्चन नंबर अगर 1 का पार्ट नंबर 1 करता हूँ, ठीक है, तो अब उसको देखो हम कैसे करेंगे, तो उससे फिर आपको इसके बारे में और ज़्यादा अंदाजा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, ठीक है, तो अब इसको जो पेपर के अंदर कैसे लिखा हुआ आएगा वो ज़रा आप लोग देख लो।
मैं यहाँ पे इसको दोबारा एक दफा पूरा लिख दूंगा, मगर नेक्स्ट टाइम फिर मैं नहीं लिखूंगा। वो आप लोग खुद ही फिर लिख लेना कल। C should be then show that मैं पार्ट नंबर 1 कर रहा हूँ 4a माइनस 9b। ठीक, 4c माइनस 9d, 4c माइनस 9d, 4c माइनस मेरा 9 में भी आपको ये जैसा लगे तो प्लीज वो आप लोगों ने थोड़ा सा इसको इग्नोर करना है। ओके जी, हम अपना करते हैं नाउ सॉल्यूशन स्टार्ट। ठीक है, नाउ लेट टेक, अब ये जो मेरे पास रेशियो है मैं इसको एक के इक्वल ले लूंगा। ठीक हो गया मेरा पहला जो स्टेप है। ठीक है, मैं जरा ये स्टेप जोन से ना वहां पे नीचे ले जाऊं, ताकि क्वेश्चन करते हुए बिल्कुल ये जो चीजें हैं ये आपके सामने हो, ताकि आपको अच्छे तरीके से जो सा ओके जी। अब मैंने वो स्टेप जरा आपके सामने ले आया हूँ। अब देखो फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, जो गिवन रेशियो थी मेरे क्वेश्चन में, ठीक है, जो कि ये थी मेरे पास प्रोपोर्शन थी, ठीक है, उसको मैंने के इक्वल ले लिया। अब मैं इन रेशियोज को सेपरेटली लिखूंगा। तो मेरे पास आगे होगा ए रेशियो बी इज इक्वल टू के और सी रेशियो डी इज इक्वल टू के। अब आपको पता है रेशियो को कन्वर्जन मैंने आपको सिखाई थी, तो मैं इसको लिख लूंगा ए बाई बी इज इक्वल टू के, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा सी बाई डी इज इक्वल टू के। अब b मेरे इक्वल की साइड पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू बी के आ जाएगा और c इज इक्वल टू डी के आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे फिर मेरे पास मैंने पहला स्टेप अपना पूरा किया और दूसरा स्टेप पूरा किया। मैंने सिंप्लीफिकेशन के बाद ए की सी की वैल्यू निकाली। अब यहाँ पे चूंकि तीसरी रेशियो मौजूद नहीं थी इसलिए एफ की वैल्यू नहीं निकली, मगर अगर मैं आपको दिखाऊं ऊपर, जब आप क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे होगे तो देखो यहाँ पे तीसरी फ्रैक्शन भी है, यानी तीसरी रेशियो भी है, यहाँ पे फिर हमारे पास ई और एफ की वैल्यू निकल आया करेगी। तो इस तरह आप लोग इसको कर सकते हो। सो मेरे पास आ जाएगी नाउ। अब हम अपना क्वेश्चन का जो सा वो पार्ट लिखेंगे। ठीक है, तो नाउ वी शो दैट शो
4a minus 9b, 4a plus 9b is equal to 4c minus 9d, 4c plus 9d. Now we show by using k method. लेजरा, ठीक है। अब हम इस चीज को हम इक्वल या शो करने की कोशिश करेंगे और जो मेथड हम यूज करेंगे वो के मेथड होगा। तो अब मैं स्टेप 3 पे आ गया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, पुट दीज वैल्यू इन आइडेंटिटी इक्वेशन सेपरेटली, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के अंदर सेपरेटली हम इसको पुट करेंगे। तो जो वैल्यूज हमने ए और सी के ऊपर निकाली हुई है वो इस इक्वेशन में या इस आइडेंटिटी में हम अलग अलग पुट करेंगे। तो मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लूंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड देखो मेरे पास है 4a माइनस 9b बाय 4a प्लस 9b। अब यहाँ पे देखो मैं किस किस की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, तो मैं सिर्फ a की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा, क्योंकि जो मेरे पास दो वैल्यूज निकली हैं वो a की और मेरे पास दूसरी वैल्यू c की निकली है। तो यहाँ पे देखो सिर्फ a वेरिएबल a की मौजूद है, और अगर यहाँ पे c भी होता जैसे कि कुछ क्वेश्चंस के अंदर आएगा तो फिर यहाँ पे मैं c वेरिएबल भी पुट कर सकता हूँ, मगर अभी सिर्फ मैं a की वैल्यू पुट करूंगा। तो अब जब मैं पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास देखो सिंप्लीफिकेशन में क्या आता है, ये 4 वैसे का वैसे आ जाएगा, क्योंकि ये दो रक में है तो मैं ब्रैकेट में बी के लिख दूंगा, माइनस 9b आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 4, यहाँ पे भी बी के में लिख दूंगा और प्लस 9b आ जाएगा। बी की जगह पे मैं देखो वैल्यू पुट नहीं कर रहा, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया ए और सी की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे, ए वेरिएबल की जगह पे, सी वेरिएबल की जगह पे। अब इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करके देखूं तो मैं इसको लिख दूंगा 4b के माइनस 9b, और ये मेरे पास आ जाएगा 4b के प्लस 9b। अब यहाँ पे अब देखो हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो क्या मैं 4 को 4 से और b को b से काट कर दूं और इधर 9b को 9b से कट कर दूं? नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऊपर भी प्लस माइनस है तो ये ऊपर भी दो टर्म्स है, जबकि नीचे भी दो टर्म्स है। तो जब टर्म्स होंगी तो पहले हम कॉमन लेंगे देन सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाएंगे। तो देखो अगर मैं ऊपर से देखूं कुछ कॉमन लेने की देखूं तो दोनों हिस्सों में b मौजूद है, तो मैं b को ये देखो बाहर कॉमन ले लूंगा, तो अंदर मेरे पास बचेगा 4k माइनस 9, जबकि नीचे से भी मैं b कॉमन लूंगा तो मेरे पास बचेगा 4k प्लस 9। अब देखो कौन सी चीज काटी जा सकती है, क्या मैं इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से काट कर दूं? नहीं, ये कट नहीं हो सकता। इसकी वजह यह है कि ऊपर वाले ब्रैकेट में दो टर्म्स के दरमियान माइनस का साइन है, जबकि नीचे वाले टर्म में प्लस का साइन है, तो ये कैंसिलेशन नहीं हो सकती। ये आइडेंटिकल यूनिट्स नहीं है, ये आइडेंटिकल क्वांटिटीज नहीं है। हाँ, जबकि ये बाहर वाला जो बी है उसको मैं इस बी से कट कर सकता हूँ। जब मैं कट कर दूंगा तो जो बाकी मेरे पास चीज बचेगी वो मेरे पास बचेगी 4k माइनस 9 और 4k प्लस 9, ठीक है। इसी तरह हम देखो अगर मैंने ये स्टेप्स यहाँ पे ना लिखे होते तो ये वाली जगह हमारे पास खाली हो जाती, ठीक है। तो हम आप राइट हैंड साइड इधर भी सॉल्व कर सकते हो, मगर मैं अभी राइट हैंड साइड नीचे सॉल्व करूंगा। तो अगर आप नीचे भी करना चाहो तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे पास आ जाएगा, इसको मैं 1 का नाम दे दूंगा। तो राइट हैंड साइड मेरे पास आ जाएगी जनाब 4c माइनस 9, 4c 9d और 4c प्लस 9d। अब यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूंगा c की। मैंने ऊपर एक स्टेटमेंट नहीं लिखी, जब मैं वैल्यू पुट कर रहा था तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है, ताकि आप इसको आसानी से देख सको। आप ऊपर भी लिख लेना फिर, ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ c। तो अब मैं c की वैल्यू ना पुट करूंगा,
अब सी की वैल्यू अब देखो हमने क्या निकाली थी, डी के निकाली थी, ये चीज, ठीक है। तो अब मैं पुट करूंगा सी, 4 बाय वैसे का वैसे रह जाएगा, ब्रैकेट के अंदर डी के लगाता हूँ, माइनस 9d, 4d के माइनस 9d। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखूंगा, 4d के 9d, जबकि 4d के प्लस 9d। तो जो चीज़ मेरे पास बाकी बच जाएगी, अब देखो कैंसिलेशन नहीं हो सकती, ठीक है, चूंकि ऊपर भी टर्म्स है नीचे भी टर्म्स है, तो मैं क्या करूँगा, डी कॉमन ले लूँगा। तो जब मैं डी कॉमन लूँगा तो ये रहेगा 4k माइनस 9, और नीचे से भी डी कॉमन लूँगा तो 4k प्लस 9। अब डी डी के से कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो मेरे पास बाकी चीज़ बचेगी वो बचेगी 4k माइनस 9, 4k प्लस 9, और इसको मैं 2 का नाम दे दूंगा। हालांकि अब तो मुझे नीचे लिखना चाहिए, ठीक है, मगर मैं सामने लिख रहा हूं ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि जो 1 है और ये जो 2 है, ठीक है, तो वो अब देखो दोनों आंसर सेम आ गए। इक्वेशन 1 एंड 2 showing left hand side is equal to right hand side, hence K method proved। ये वाला सारे का सारा हिस्सा आप बिल्कुल इसके नीचे लिख लेना, ठीक है। मैंने सामने इसलिए लिखा है ताकि मैं आपको ये दिखा सकूं कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई हैं। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन हम लेंगे उसमें यही हमारे पास स्टेप हो गए। तो पहले हिस्से के अंदर जो भी हमें रेशो दी गई होगी इसको के इक्वल लेंगे, वहां से हर रेशो को अलग अलग के इक्वल ले लेंगे, अपने एक वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी। तो जाहिर है क्योंकि हमेशा ही यही वाली सिचुएशन आया करेगी हर क्वेश्चन के अंदर, तो ऑब्वियसली फिर ए और सी की वैल्यू ही बार बार निकला करेगी। या तीसरे हिस्से में यहाँ पे मैं एफ लिखा हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पे ई लिख दूँ, ठीक है, चूंकि तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ई की वैल्यू फिर हम निकल जाया करेगी। तो अभी देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पार्ट नंबर, अच्छा अभी आप अपनी बेसिक वीडियो इस टाइम स्टॉप कर लेना, तो आप लोग पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करना, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर आप जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उसको इसी तरह बारी बारी सॉल्व करते जाएंगे। पार्ट नंबर 3 मैं सॉल्व करने लगा हूँ। तो अभी मैं ये पूरा क्वेश्चन तो नहीं लिखूंगा, सिर्फ मैं इसका ये वाला हिस्सा लिखूंगा। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। ओह नो नो, ये 2 नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट नंबर 3 है। तो वो जो मेरे पास पार्ट है जनाब वो है a बाई बी इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस सी स्केयर बी स्केयर जमा डी स्केयर। मैं एक दफ़ा कंफर्म कर लूँ और फिर मैं उसको दोबारा देखता हूँ। ए स्केयर प्लस सी स्केयर जनाब बिल्कुल ठीक है। तो अभी हमारे पास देखो सबसे पहले जब मैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट करूंगा तो कुछ स्टेप तो मुझे वही वापस फॉलो करने पड़ेंगे जो मैंने ऊपर किए हैं। तो नाउ लेट टेक ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी इज इक्वल टू के। ए रेशो बी इज इक्वल टू के और सी रेशो डी इज इक्वल टू के। तो देखो मैंने दोनों रेशो को अलग अलग के इक्वल ले लिया ताकि मैं सेपरेट करके इनकी वैल्यू आसानी से निकाल सकूं। नेक्स्ट अभी मेरे पास आ जाएगा रेशो की कन्वर्जन, तो वो मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लूंगा।
यहाँ मेरे पास आ जाएगा ए बी के, और ये मेरे पास सी आ जाएगा डी के ऊपर। तो देखो यहाँ पे मेरे पास ए की वैल्यू निकल आई, यहाँ पे मेरे पास डी की वैल्यू निकल आई। अब हम नेक्स्ट अपना देखो जो स्टेप नंबर हमने दो स्टेप तो ए और सी की वैल्यू निकाल ली, स्टेप नंबर 3 की तरफ जाएंगे। ठीक है, नाउ we show that a by b is equal to a square plus c square b square plus d square by using k मेथड। ठीक है, तो अब हम इसको शो करेंगे कि ये इक्वालिटी के अंदर है, एक आइडेंटिटी है, और मेथड जो यूज करेंगे हम के करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड ले लूंगा। तो जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है वो जनाब है मेरे पास ए बाय बी, सिर्फ इतना सा। तो देखो यहाँ पे मेरे पास दो वेरिएबल हैं ए और बी, तो इसमें देखो मुझे ए की वैल्यू अवेलेबल है, तो मैं करूँगा पुटिंग वैल्यू, सॉरी ये मुझसे गलत हो गया, वैल्यू ऑफ ए। तो ए की वैल्यू क्या है जनाब, बी के है मेरे पास, तो ऊपर मैं रख दूंगा बी के और नीचे मैं रख दूंगा बी। अब देखो ऊपर कोई प्लस माइनस तो नहीं ना है, इसका मतलब है कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कैंसिलेशन कर सकते हैं। तो बी बी से कट गया तो सिर्फ ए के बच गया, ये खाली मैंने के यहाँ पे लिख दिया। अब इसी तरह मैं अभी वाले क्वेश्चन के अंदर सामने ही राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ। तो अब आपके पास दो तरीके हैं, आप जैसे मर्जी करना चाहो, सामने करना चाहते हो सामने कर लो, अगर नीचे आपने करना है तो आप लोग नीचे कर लेना करना। तो मैं अभी सामने करूँगा, ये मेरे पास आ जाएगा ए स्केयर प्लस सी स्केयर बी स्केयर प्लस डी स्केयर, तो ये मेरे पास अंडर रूट आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो मेरे पास चार वेरिएबल है ए सी बी और डी, तो मुझे कितने वेरिएबल की वैल्यू पता है, दो की, किस किस की, ए की और सी की। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ ए एंड सी, तो जनाब अब ए की वैल्यू जब पुट करेंगे तो ए की वैल्यू है बी के, तो देखो मैं बी के लिख के इसके ऊपर स्केयर लगा देता हूँ, प्लस डी के स्केयर, ये ऊपर अंडर रूट आ गया और नीचे आ गया बी स्केयर प्लस डी स्केयर। अब अगर मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाऊँ ना अपने लेक्चर में, तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अब देखो ये चीज़ और नीचे वाली वो बिल्कुल सेम है, अगर मैं इसमें से ये वाला हिस्सा निकाल के इसके ऊपर अंडर रूट लगा दूँ, ठीक है, तो अब इसका मतलब है कि मुझे यही सिंप्लीफिकेशन वहां पे करनी है, सिर्फ क्या फर्क है, सिर्फ वहां पे अंडर रूट एक एक्स्ट्रा आ गया। तो अभी हम बिल्कुल वापस उसी तरह जाएंगे। सबसे पहले मैं अंदर वाले हिस्से को स्केयर जो सा वो सॉल्व कर दूंगा। तो मेरे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा बी स्केयर के स्केयर प्लस डी स्केयर के स्केयर, नीचे भी आ जाएगा बी स्केयर जमा डी स्केयर। अब अगेन दोबारा वही क्वेश्चन आ गया, क्या मैं 20 के कट कर दूं, नहीं, क्योंकि ऊपर प्लस है, दो टर्म्स है, नीचे भी दो टर्म है, तो पहले मैं कॉमन लूंगा फिर मैं कैंसिलेशन की तरफ जाऊंगा। तो अभी मेरे पास आ जाएगा, ऊपर से के स्केयर में कॉमन ले लूंगा, अंदर आ जाएगा बी स्केयर जमा डी स्केयर, नीचे बी स्केयर जमा डी स्केयर, वैसे का वैसे आ जाएगा। अगर नीचे आप ब्रैकेट ना भी लगाना चाहो कोई मसला नहीं है, मैंने इसलिए लगा दिया कि मैं कट करने लगा हूँ, तो ये देखो ये चीज़ इससे कट हो जाएगी, तो ये मेरे पास आ जाएगा के स्केयर अंडर रूट। अब मैं ये स्केयर को अंडर रूट से कट कर दूंगा, तो ये मेरे पास के आ जाएंगी, ये 1 आ जाएगा और ये मेरे पास 2 आ जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने ये स्केयर इसके साथ ही क्यों कट नहीं कर दिया, वहां पे भी मैं आपको बता दूं, जो मेरा लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट है वो प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई होते हैं, प्लस और माइनस के ऊपर नहीं होते हैं। ये बसन
प्रोडक्ट के ऊपर अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे होते तो फिर मैं अंडर रूट अलग अलग लिख के अप्लाई कर सकता था। प्लस के अंदर ये चीज़ नहीं होती, यानी एडिशन में ये लास्ट एक्सपेंड जो से हैं वो अप्लाई नहीं होते। हाँ, यहाँ पे छोटी सी मुझसे मिस्टेक हो गई है, क्योंकि वो स्केल काटा गया तो सिर्फ ये के ही आ जाएगा। तो अभी 1 और 2 आ गए, तो मैं अब यहाँ पे लिख दूंगा इक्वेशन 1 and 2 show showing k showing left hand side is equal to right hand side, hence k method proved। लेगा ये मेरे पास मेरा सारी की सारी सिचुएशन आ गई है। तो अभी आप देखो, मैंने एक डिफरेंट क्वेश्चन लिया मगर सिंप्लीफिकेशन मेरी वही आई जो मैंने आपको ऊपर समझाई है, सिर्फ एक रेडिकल एक्स्ट्रा आया है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट जो अभी हम क्वेश्चन कौन सा करेंगे और वो देखते हैं। मेरे पास क्वेश्चन नंबर मैं पार्ट नंबर 7 कर देता हूँ। ठीक है, तो हाँ, पार्ट नंबर 7 करने से फिर आपका काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बाकी अगर आपको अगर पता नहीं चल रहा होगा तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो। तो पार्ट नंबर 7 जनाब मैं आपका करने लगा हूँ। क्वेश्चन 1 पार्ट नंबर 7। अब वो मेरे पास क्या है, ए माइनस बी रेशो ए प्लस बी और बी। मैं ज़रा कंफर्म कर लूँ, फिर उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट पार्ट में ले लेता हूँ। ए बाई ए माइनस बी, ए बाई ए माइनस बी, ठीक है, इक्वल सी और सी प्लस डी और ये डी आ गया। जनाब ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखो सोल्यूशन के अंदर एक चीज तो मुझे बार बार वो क्वेश्चन के अंदर कर, नाउ लेट टेक ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी इज इक्वल टू के। अब मैं इसको सेपरेटली ले लूंगा, ए रेशो डी इज इक्वल टू के और सी रेशो डी इज इक्वल टू के। मेरे पास आ जाएगा ए बाई बी इज इक्वल टू के और सी बाई डी इज इक्वल टू के। ए इज इक्वल टू बी के आ जाएगा और सी इज इक्वल टू डी के आ जाएगा। तो अभी देखो यहाँ मेरे पास अब दो वैल्यूज आ गई मेरे पास, ए की और बी की। अभी नाउ we show that, अब मैं ये सारा नहीं लिख रहा, ठीक है, थोड़ा सा मैं टाइम सेव कर रहा हूँ बाय यूजिंग के मेथड। ठीक है जनाब, अब और मैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड ले लूंगा। क्या आ जाएगा मेरे पास, ए माइनस बी रेशो ए प्लस बी और बी, और मैं इसके सामने ही यहाँ पर राइट हैंड साइड भी लिख दूंगा। ये जनाब मेरे पास आ गया। अब इसमें देखो मेरे पास एक ही वेरिएबल मौजूद है ए, जिसकी मैंने वैल्यू पुट करनी है, मगर मुझे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है।
तो मुझे इस रेशो को ख़त्म करना है। तो अभी देखो, अगर मुझे इस रेशो को ख़त्म करना है तो मैं अभी ऊपर आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि मैं इसको कैसे कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा। तो मैं इस रेशो की जगह पे डिवाइड लिख दूंगा। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई के अंदर चेंज करूंगा। तो नीचे वाला हिस्सा ऊपर और ऊपर वाला हिस्सा नीचे। ये याद रखिएगा कि ये काम सिर्फ हम सेकंड वाले पार्ट पे करते हैं जो डिवाइड के आगे होता है, पीछे वाले हिस्से के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता। अब नेक्स्ट मेरे पास दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रही हैं। ऊपर वाला हिस्सा ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा ए बी, और नीचे वाला जो हिस्सा है वो नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे मेरे पास आ जाएगा a माइनस बी इंटू बी। और नेक्स्ट एक और छोटी सी सिंप्लीफिकेशन मैं और करूँगा, ठीक है। तो वो मेरे पास आ जाएगी, यहाँ पे मैं डिफरेंस फार्मूला अप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास आ जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब यहाँ पे मैं ए की वैल्यू पुट करूँगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए। तो जनाब मेरे पास ए की वैल्यू पुट होने के बाद जो चीज़ आएगी, ए की जगह पर मैं बी के रखूँगा और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा जनाब बी वैसे का वैसे। नीचे बी के ऊपर स्केयर आ जाएगा माइनस बी स्केयर आ जाएगा। नेक्स्ट अब देखो, ऊपर कोई प्लस माइनस तो नहीं है तो मुझे कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, तो ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो बी, दो बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैं बी स्केयर लिख दूंगा और साथ में के लिख दूंगा। नीचे ये स्केयर ओपन होगा तो बी स्केयर के स्केयर माइनस बी स्केयर। अब नेक्स्ट देखो, ऊपर तो कोई प्लस माइनस नहीं है मगर नीचे माइनस है, दो टर्म्स है। तो पहले मैं कॉमन लूंगा फिर मैं कैंसिलेशन की तरफ जाऊंगा। तो मेरे पास आ जाएगा बी स्केयर के, मेरे पास आ जाएगा बी स्केयर के स्केयर माइनस वन। अब चूंकि यहाँ पे कोई हिस्सा बाहर नहीं बचा नहीं रहा तो उसकी जगह पे मैंने वन लिख दिया। इन दोनों में से बी स्केयर बाहर चला गया तो के स्केयर बाकी बच गया। तो अभी अभी जो कैंसिल होगा वो बी स्केयर से कैंसिल हो जाएगा। तो जो मेरे पास हिस्सा बाकी बचेगा, बचेगा के स्केयर माइनस वन। अब इसी तरह देखो, मैं अपनी राइट हैंड साइड की तरफ जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं सारी की सारी सिंप्लीफिकेशन पहले करूँगा। तो अभी सबसे पहले देखो, मैं मल्टीप्लाई सॉरी रेशो को कन्वर्ट करूँगा डिवाइड साइन में। दूसरे स्टेप में डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। सी डी और नीचे पहली ब्रैकेट में सी डी और दूसरे में सी माइनस डी और सी प्लस डी। और नेक्स्ट जो सिंप्लीफिकेशन है वो ये दोनों अपना डिफरेंस फार्मूले में बंद हो जाएगा, सी स्केयर माइनस डी स्केयर। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है जिसकी मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ वो सी है। पुटिंग वैल्यू ऑफ सी, तो ये सी की जगह पे डी के आ जाएगा, नीचे आ जाएगा डी के का स्केयर माइनस डी स्केयर। इक्वल ये मेरे पास आ जाएगा डी स्केयर और के आ जाएगा, ये डी और डी मल्टीप्लाई हो जाएगा, के वैसे साथ आ जाएगा। नीचे आ जाएगा डी स्केयर के स्केयर माइनस डी स्केयर। अब देखो, मैं फिर कैंसिलेशन करना चाहता हूँ मगर मैंने जैसे ही कैंसिलेशन करना चाहिए तो मुझे एक चीज़ मेरे जहन में आ गई, नीचे प्लस माइनस का साइन है तो ये टर्म्स है तो पहले कॉमन लेंगे फिर कैंसिलेशन की तरफ जाएंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा डी स्केयर के, डी स्केयर के स्केयर माइनस वन, डी स्केयर से काटा जाएगा तो ये मेरे पास आ जाएगा
के माइनस वन, ये वन और ये इक्वेशन टू। तो भी देखो ये कंडीशन वन एंड टू showing left hand side is equal to right hand side, hence K method proved। फिर ये नाम है। अभी ये देखो जो मैंने क्वेश्चन चूज किया था वो मैंने इसलिए चूज किया था कि मैं आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकूँ। मैंने सिंप्लीफिकेशन की है, देन फिर उसके बाद मैंने वैल्यू पुट की है, फिर सिंप्लीफिकेशन की, और एंड में मेरे पास एक खास किस्म का रिजल्ट आ गया। अब इसी तरह अगर हम ऊपर वापस जाएं तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 में से क्वेश्चन चूज करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में से जो मैं चूज करूंगा वो मैं पार्ट नंबर 2 करूंगा। ठीक है, पार्ट नंबर 1 और 2 3 आप लोग खुद करने की कोशिश करना। ठीक है, तो अगेन ए सी सी क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2। तो मैं बाकी सारा नहीं लिख रहा, आप सारा लिखोगे, मैं सिर्फ उसका जो भी चीज़ें हैं ज़रूरी वो लिख रहा हूँ। ए सी ई सी ई is equal to A C D sorry B D F 2/3 B D F D F B। ओके जी, तो नेक्स्ट सॉल्यूशन मेरा स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी फर्स्ट स्टेप में हम अपनी रेशो को इक्वल लेंगे। यहाँ पर देखो क्वेश्चन के अंदर उसने 3 रेशो हमें गिवन होंगी। ठीक है, 1 2 3। अब इसने रेशो की फॉर्म मैंने लिखा है, इनको फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। इसका मतलब है इसने हमारे पास हमारे लिए एक आसानी और कर दी। तो नाउ टेक A by B C by D E by F is equal to K। तो मेरे पास आ जाएगा A by B is equal to K, C by D is equal to K और E by F is equal to K। तो यहाँ से मेरे पास A की वैल्यू आ जाएगी P के, C की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी D के और E की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी F की। मेरी लेफ्ट हैंड साइड AC EC EA BD F FD और FB ACE इधर आ जाएगा BD। ओ ये मैंने क्या कर दिया, राइट हैंड साइड। ओके जी, अब किसी सिंप्लीफिकेशन की तो मुझे ज़रूरत नहीं है, ना कोई ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। सिंपल मुझे अभी अपना वैल्यू पुट करनी है। तो पुटिंग मैं दोनों के लिए कॉमन स्टेट में लिख रहा हूँ, मगर आप लोग सेपरेट लिखोगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ ए सी एंड ई।
तो जनाब मेरे पास आ जाएगा, वैल्यूज पुट करेंगे हम। अब ए की वैल्यू है बी के, सी की वैल्यू है डी के प्लस, ई की वैल्यू है जनाब मेरे पास एफ के, और सी की वैल्यू है डी के प्लस, नेक्स्ट जो आंसर जनाब मेरे पास ई की वैल्यू एफ के और बी के, नीचे आ जाएगा बी डी एफ डी एफ बी। अब देखो इसका मतलब है ऊपर भी प्लस है नीचे भी प्लस है, टर्म्स है, तो सबसे पहले हमें कॉमन वाले चीज की तरफ जाना है। तो कॉमन से पहले मैं सबसे पहले इन इन दोनों को हल करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अभी देखो इन दोनों के अंदर मेरे पास आ जाएगा बी डी के स्केयर। अब ये बी ये डी चूंकि दो के थे मल्टीप्लाई हो रहे तो मैं उसको के स्केयर की फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट आ जाएगा एफ डी के स्केयर, और थर्ड वाली जो टर्म है वो आ जाएगी एफ बी के स्केयर। एफ ये वाला, बी और ये दो के थे तो मैंने उसको के स्केयर में लिख दिया। अब नीचे इधर सेम लिख दूंगा, उसकी मैं कोई भी सिंप्लीफिकेशन जो से ना मैं नहीं कर रहा, एफ डी प्लस एफ बी। अब देखो मैं अगर कट करना चाहूँ तो एक ही चीज मेरे ज़हन में आएगी कि सबसे पहले कॉमन ले लो उसके बाद से कैंसिलेशन की तरफ जाएंगे। तो ऊपर से केस के कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास बी डी एफ डी एफ बी, नीचे आ जाएगा बी डी एफ डी एफ बी। तो ये सारे का सारा हिस्सा इससे काटा जाएगा। तो जब मैं इसको कैंसिलेशन कर दूंगा तो ये जनाब मेरे पास आ जाएगा खाली के स्केयर। अब हम अपनी इस साइड पे जाएंगे, राइट हैंड साइड पे, तो मेरे पास आ जाएगा जनाब ए की जगह पे वैल्यू पुट करूंगा तो बी के आ जाएगा, ठीक है। अगर आप ब्रैकेट लगाना चाहो तो आप लगा लो, ठीक है, और अगर नहीं लगाना चाहते तो कोई मसला नहीं, मगर मैं लगा रहा हूँ। सी की जगह पे डी के आ जाएगा और एफ के आ जाएगा, नीचे आ जाएगा बी डी और एफ। अब देखो क्या ऊपर और नीचे कोई प्लस माइनस का साइन है, या दूसरे लफ्जों में क्या मेरी फ्रैक्शन का अपर पार्ट यानी न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर के अंदर कोई टर्म्स है नहीं, तो इसमें हम डायरेक्ट कैंसिलेशन कर सकते हैं। चूंकि यहाँ पे प्लस माइनस था इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं गा सकता था, मगर चूंकि यहाँ पे प्लस माइनस नहीं है तो बी बी से कट हो गया, डी डी से कट हो गया और एफ एफ से कट हो गया। ऊपर बाकी मेरे पास ऊपर तीन के बच गए, के। अब नीचे कुछ बचा ही नहीं तो फिर मैं लिख भी नहीं रहा। अब तीनों के आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मेरे पास आ जाएगा के क्यूब की पावर 2/3, ये बाई वाला 3 से काटा जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा ये के स्केयर। तो ये मेरे पास कंडीशन 1 हो जाएगी, ये मेरे पास कंडीशन 2 हो जाएगी। सो कंडीशन 1 and 2 showing left hand side is equal to right hand side, hence K method proved। ये जवाब, ठीक है। और यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। थोड़ा सा लेंथी है मगर ज़रूरी था कि मैं इसको एक ही लेक्चर के अंदर फिनिश करता। अब आप इसके बाकी क्वेश्चन सॉल्व करो। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह मैं इसके अंदर 3 दिन का वक्फा दे रहा हूँ ताकि आप हर क्वेश्चन जो सा है वो एक्सरसाइज का प्रैक्टिस कर सको। ये बहुत ज़रूरी है। रीज़न ये है कि इस एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन भी होता है, तो आप इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना। जहाँ भी आपको मुश्किल होगी वो आप मुझसे पूछ लेना,
ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि आइंदा आने वाले लेक्चर्स के अंदर उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा-सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ, समझा दूँ, जहाँ से आपको नहीं पता चल रहा है या जो भी आप वॉइस मैसेज मुझे भेजोगे, उसके ऊपर मैं डायरेक्ट आपको रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू बच्चों, खुदा हाफ़िज़, हैव अ नाइस डे।